नेक्स्ट है फीडबैक मैकेनिज्म। तो फीडबैक मैकेनिज्म की अगर हम बात करें तो कहते हैं इंटरेक्शन विद प्रोडक्ट कंट्रोल रिएक्शन। तो फीडबैक मैकेनिज्म बेसिकली टू टाइप के होते हैं, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म एंड नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें किस कोई उसको जो है ना वो जांच पड़ताल करने वाला ना हो, एक कंटिन्यूसली जो है उसकी सिक्रीशन होती रहे, उसकी कंसंट्रेशन एक लिमिट में नहीं होती। जैसा कि हम जब खाना खाते हैं तो जितनी देर तक हम खाना खाते रहते हैं अपने माउथ में जो है वो बाइट्स लेते रहेंगे, तो वहाँ से जो सलाइवरी ग्लैंड है वो हार्मोन जो है सलाइवा वो स्क्रीट करते रहेंगे और फूड के साथ मिक्स होकर उसको स्लिपरी बनाते रहेंगे। इसी तरह जब कोई इंसान जो है वो रोता है तो उसके टीयर ग्लैंड जो है वो टीयर वाटर स्क्रीट करते हैं, तो जब तक वो रोता रहता है उस वक्त तक जो है ना उसके टीयर्स वो रिलीज होते रहते हैं टीयर ग्लैंड से। ऐसा नहीं है कि एक इंसान का जो है वो अभी रोने को और दिल करता है और उसके टीयर जो है वो खत्म हो जाए। इसी तरह सकलिंग ऑफ मिल्क फ्रॉम मदर ब्रेस्ट, जब बच्चा जो है वो दूध पीता है अपनी माँ का, तो वो बेसिकली जो है जितनी देर तक वो बच्चा पीता रहता है उतनी देर तक मेमोरी ग्लैंड से मिल्क की सिक्रीशन होती रहती है। मतलब इन शॉर्ट के पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म में जस्ट एक्सेलरेटर होता है, इनहिबिटर नहीं होता। इसमें कंटिन्यूसली जो है उसकी ग्रोथ सिक्रीशन होती रहती है, उसकी सिक्रीशन जो है वो कम नहीं होती है, इनहिबिट नहीं होती। तो लेकिन जो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है इसमें दोनों कैटेगरी के जो है हमारे पास होते हैं, एक्सेलरेटर भी होता है और इनहिबिटर भी होता है, दोनों नेसेसरी होती है। एक्सेलरेटर एक चीज को प्रमोट करवाता है लेकिन उसकी एक लिमिट होती है, जैसे ही लिमिट से कोई चीज क्रॉस करती है तो इनहिबिटर जो है उसको उसकी लिमिट पे दोबारा लेके आता है। इसकी एक एग्जांपल तो हमने जो है ना पहले भी पढ़ी है, इंसुलिन और ग्लूकागोन की। अब हमें पता है कि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल जो है वो कितना है, तो 1 लीटर ब्लड जो है उसमें ब्लड में जो 1 लीटर ब्लड में ग्लूकोज का लेवल जो है वो 0.8 ग्राम से लेकर 1 ग्राम तक होता है। तो अगर ये वाला रेट जो है सपोज ग्लूकोज है वो थोड़ा सा इस से ज्यादा हो जाए उसमें ब्लड में, तो इसका एक इनहिबिटर होता है इंसुलिन, वो आता है और इसकी सिक्रीशन को कम करवाता है। तो इस तरह ये दोनों जो है वो क्या है नेगेटिव, यानी कि एक अगर लिमिट क्रॉस कर रहा है तो दूसरा उसको इनहिबिट करवा रहा है। तो इसमें जो बुक में एग्जांपल दी हुई है वो है लो टेम्परेचर। तो लो टेम्परेचर की जब हम बात करेंगे, अब सर्दियों में हमें पता है कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल 37 है, तो 37 अब इन्वायरमेंट में हम जाएंगे, इन्वायरमेंट में सपोज टेम्परेचर जो है वो 10 है, तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है सडनली क्या हो जाएगा, फॉल हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो लो टेम्परेचर जैसे ही होगा वो फौरन जो है वो हाइपोथैलेमस को जो है ना वो एक मैसेज देगा, नर्व इम्पल्स जाएगी। हाइपोथैलेमस है हमें पता है कि ये बेसिकली टेम्परेचर कंट्रोल सेंटर होता है। यहाँ से फिर एक हार्मोन रिलीज होता है, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर। थायरोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर हमने ये कहाँ से रिलीज होता है, ये हाइपोथैलेमस से, जो स्टिमुलेट करता है किसको, जो स्टिमुलेट बेसिकली करता है पिट्यूटरी ग्लैंड का जो एंटीरियर लोब है उसको। तो आपको पता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड का जो एंटीरियर लोब है वहां से फिर एक हार्मोन रिलीज होता है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नाम से जाहिर हो रहा है कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी कि थायराइड को स्टिमुलेट करने वाला ये हार्मोन फिर जो है वो स्टिमुलेट करता है थायराइड ग्लैंड को। थायराइड ग्लैंड स्टिमुलेशन के रिजल्ट में एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है थायरोक्सिन। थायरोक्सिन का बेसिकली अगर आपको पता हो, हमने पीछे पढ़ा है, थायरोक्सिन का काम है इंक्रीज मेटाबॉलिक रेट। तो जब ये बॉडी सेल पे इफेक्ट करता है तो मेटाबॉलिक रेट जो है वो इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से एटीपी और हीट प्रोड्यूस होते हैं। एटीपी डिफरेंट एक्टिविटीज के लिए यूज हो जाती है और हीट जो है बॉडी के अंदर जो प्रोड्यूस हो रही है वो क्या करती है, वो बेसिकली बॉडी का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज करती रहती है। ये कंटिन्यूसली प्रोसेस होता रहता है, इवन के टेम्परेचर 37 से 6 तक पहुंच जाता है। लेकिन ये जो है ना वो सिक्रीशन होती रहती है। जैसे ही सिक्रीशन जो है वो कंट्रोल होती है, मतलब कि जैसे ही सिक्रीशन लिमिट जो है टेम्परेचर की वो एक 37 से ऊपर जाती है, तो फौरन जो है हाई टेम्परेचर वो दोबारा हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करता है।
हाइपोथैलेमस फिर दोबारा जो है वो जो थायरोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर रिलीज कर रहा था उनकी उसको रिड्यूस करता है, और आगे इस तरह जब वो आगे फिर पिट्यूटरी को रिड्यूस करता है। पिट्यूटरी जो है फिर थायराइड ग्लैंड टीएसएच की सिक्रीशन कम करता है। टीएसएच की सिक्रीशन कम होगी तो थायराइड ग्लैंड जो है वो स्टिमुलेट नहीं होगा, जिसकी वजह थायराइड जो है वो उसमें दोबारा जो है वो थायरोक्सिन की प्रोडक्शन बहुत कम हो जाएगी। जब प्रोडक्शन कम होगी तो मेटाबॉलिक रेट दोबारा नॉर्मल पे आ जाएगा और हीट की प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और टेम्परेचर दोबारा हाई से 37 की तरफ नॉर्मल की तरफ आना शुरू हो जाएगा। देखें कि एक जो है वो एक्सेलरेटर है, एक साइड पे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर लिमिट से ऊपर जाता है तो फौरन जो है वो दोबारा इफेक्टर जो है वो उसको क्या करते हैं, लिमिट दोबारा हाई से लिमिट की तरफ लेके आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है सिमिलैरिटीज ऑफ नर्वस एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन। तो पहले हम देखेंगे सिमिलैरिटीज कि कौन कौन सी चीजें जो है दोनों में कॉमन है। सबसे पहले वो कहता है कि सेंसाइज केमिकल मैसेंजर, दोनों में जो है वो केमिकल मैसेंजर ही प्रोड्यूस होते हैं। अगर हम नर्वस की बात करें तो नर्वस में केमिकल मैसेंजर जो है उसको हम क्या कहते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं, और जो केमिकल कोऑर्डिनेशन में केमिकल्स होते हैं उनको हम हार्मोन्स कहते हैं। तो ये दोनों जो है कॉमन है दोनों में। उसके अलावा दोनों में जो है वो जो इसकी सिक्रीशन होती है नर्वस की या केमिकल की, आउटसाइड इन एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस ऑफ बॉडी की जो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस होती हैं वहाँ रिलीज होते हैं। और इसके अलावा ये दोनों जो है वो कोऑर्डिनेशन में हेल्प करते हैं और दोनों डिपेंड करते हैं स्टिमुलाई पे। और इसके अलावा दोनों का एक और भी काम है, हेल्प इन होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस जो है बॉडी की इंटरनल कंडीशन को मेंटेन करने का काम जो है वो दोनों करते हैं। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन नर्वस एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन। नर्वस और केमिकल कोऑर्डिनेशन में डिफरेंस क्या है? पहला डिफरेंस वो कहता है कि नर्वस कोऑर्डिनेशन में जो बेसिकली स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है वो न्यूरॉन्स होते हैं, लेकिन जो केमिकल कोऑर्डिनेशन है उसमें डिफरेंट टाइप के हार्मोन प्रोड्यूसिंग सेल्स होते हैं और न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स होते हैं, या इसमें जो है वो ग्लैंड्स होते हैं। तो ये वाले जो न्यूरॉन्स हैं ये जहाँ प्रोड्यूस होते हैं, न्यूरॉन्स में जहाँ जो है प्रोड्यूस होते हैं केमिकल, वहाँ ही वो एक्ट करते हैं। लेकिन जो हार्मोन्स हैं वो आपको पता है कि प्रोड्यूस ग्लैंड्स में होते हैं और टारगेट टिश्यू तक जो है वो ब्लड के थ्रू, ब्लड स्ट्रीमिंग के थ्रू जो है वो टारगेट टिश्यू तक पहुंचते हैं। इसके अलावा इसमें जो है ये जो रिलीज होते हैं सेल केमिकल्स, वो वन स्मॉल ग्रुप ऑफ स्पेसिफिक सेल, एक या एक से ज़्यादा जो है स्पेसिफिक सेल का एक ग्रुप होता है, लेकिन जो दूसरे हैं उसमें ब्लड जो है उसमें मिलियंस की तादाद में सेल जो है हार्मोन्स के वो स्क्रीट होते हैं। और इसमें जो है वो नर्वस कोऑर्डिनेशन ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल होते हैं, और दूसरा जो है उसमें दूसरे सिग्नल होते हैं, इमीडिएट इफेक्ट होता है। और इसके अलावा इसमें केमिकल स्टिमुलेशन होती है, उसमें इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन होती है और इसमें केमिकल स्टिमुलेशन होती है। और जो नर्वस कोऑर्डिनेशन है, अगर आपको याद हो तो हमने शायद एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल में पढ़ा था कि इसका ये बहुत रैपिडली इफेक्ट होता है और एक सेकंड के भी बल्कि मिली सेकंड में जो है इसका इफेक्ट होता है। जैसा कि हमारा किसी गर्म चीज़ को हाथ जो है वो टच हो जाता है तो 1 मिली सेकंड में जो है वो हाथ हमारा ऊपर उठ जाता है। इसकी स्पीड हमने पढ़ी थी पीछे कि 100 मीटर पर सेकंड होती है, लेकिन जो मैक्सिमम रिकॉर्ड की गई है वो 120 मीटर पर सेकंड होती है। और इसके अलावा ये शॉर्ट लिव्ड होते हैं, इसका इफेक्ट रैपिड होता है और उसका इफेक्ट जो है सम टाइम जो है वो रैपिड भी होता है, जैसा कि इंसुलिन जो है वो फौरन ग्लूकोज के लेवल को डाउन करती है, लेकिन सम टाइम जो है इसका इफेक्ट प्रोलॉन्ग्ड होता है, बहुत लंबे अरसे के लिए होता है। जैसा ग्रोथ हार्मोन जो है वो एक अचानक जो है वो इफेक्ट नहीं करता बल्कि आहिस्ता आहिस्ता इफेक्ट करता है। और ये मैंने कहा कि ये शॉर्ट लिव्ड होते हैं नर्वस कोऑर्डिनेशन, यानी कि थोड़ी देर के लिए होता है फौरन ख़त्म हो जाता है। लेकिन जो केमिकल कोऑर्डिनेशन है इसका ड्यूरेशन जो है वो काफ़ी लॉन्ग है। तो यहाँ तक आज का हमारा टॉपिक था। अगर यहाँ तक समझ नहीं आई तो आप जो है वो पूछ सकते हैं, किसी भी चीज़ की समझ अगर नहीं आई तो।